हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे हमारे स्नायु शरीर के बारे में। देखो, स्नायु शरीर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, या फिर आपको ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हमारे स्नायु की संख्या है, शाखा में कितनी होगी, ओवरऑल पूरी बॉडी में कितनी संख्या होती है। अगर कोई ऊर्ध्व चतुर्भुज पूछ रहा है तो भी आपको ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कोई शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है कि स्नायु शरीर का पूरा जो संख्या शरीर है, जिसमें हम लोग यहाँ पर पूरे बॉडी की कितनी संख्या होती है हमारी स्नायु की, वो भी पूछ सकते हैं, उसका इलाबरेशन पूछ सकते हैं। या फिर स्नायु के प्रकार भी आपको पूछ सकते हैं कि हमारे स्नायु के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन सी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसके प्रकार के साथ साथ उसका स्थान भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि आपके स्नायु शरीर के ऊपर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्नायु शरीर को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जब मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है तो हम लोग यहाँ पे उसको सिनडेस्मोलॉजी कहते हैं। तो सिनडेस्मोलॉजी में कुछ वर्ड छुपे हैं, जैसे कि आपका सिन है। सिन मतलब क्या है कि आपका सिंक्रोनाइजेशन होता है। सिंक्रोनाइजेशन कौन सी चीज का, जैसे कि यहाँ पे डेस्मोलॉजी है, डेस्मोलॉजी का मीनिंग होता है आपकी लिगामेंट्स का स्टडी करना, बराबर, लिगामेंट्स का स्टडी करना। इसका मतलब मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे आपकी स्नायु शरीर को, तो इसमें आप सिनडेस्मोलॉजी को पढ़ते हो, यानी कि आपकी लिगामेंट्स का स्टडी करते हो, इसीलिए इसको ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग सिनडेस्मोलॉजी ये वर्ड पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग यहाँ पर एक चीज समझ रहे कि आपके लिगामेंट्स होते हैं। तो लिगामेंट्स क्या काम करते हैं, जैसे कि आपके पूरे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको कलेक्टिवली यहाँ पर पूरा फंक्शन करने का, या फिर उसको जो भी मूवमेंट आती है, जैसे कि आपका कोई भी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन होता है, एडक्शन, एबडक्शन, ये जितनी भी मूवमेंट्स हम लोग करते हैं वो हमारे लिगामेंट्स के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, या फिर आपकी लिगामेंट्स इस मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिगामेंट्स के द्वारा ही मूवमेंट होती है, बाकी के भी पार्ट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, आपकी मसल्स होती है, आपके बोन्स भी होते हैं, तो सारे स्ट्रक्चर का मिला के कोई यहाँ पर फंक्शन होता है, लेकिन उसमें लिगामेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी पूरे मूवमेंट्स में। ठीक है, तो इसलिए सिनडेस्मोलॉजी यानी कि आपका स्टडी करते हैं हम लोग आपकी लिगामेंट्स का। तो जनरली आपके जितने भी आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जितने पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं कि आपका आयुर्वेद और आपका मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू वो मतलब मैच करेगा हर जगह पे। ठीक है, तो कभी कभी आपको एक आयुर्वेद वर्ड के दो मॉडर्न मीनिंग निकल सकते हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा कोरिलेट करने की कोशिश नहीं करनी है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ध्यान रखना चाह रहे हैं, कुछ यहाँ पर समझना चाह रहे हैं, तो उसको थोड़ा मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो आपके ध्यान में, या फिर आपको पूरा ये जो टर्म है या फिर ये जो कंसेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे स्नायु शरीर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, पहले तो इसका स्वरूप देखेंगे। ठीक है, उसकी संख्या देखेंगे हमारे बॉडी में कितनी है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कितने स्नायु होते हैं उसको समझने वाले हैं। उसके पार्ट्स देखेंगे, या सॉरी उसके प्रकार देखेंगे, और उसके स्थान को समझेंगे, और उसका महत्व भी समझेंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, स्नायु शरीरगत श्वेत सूत्रमय। जब भी हम लोग यहाँ पर कोई रेफरेंस लेते हैं, मोस्टली कोई एनाटॉमी के रिगार्डिंग अगर कोई रेफरेंस ले रहे हैं, तो मोस्टली हम लोग यहाँ पर सुश्रुत संहिता को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि जितना भी यहाँ पे सर्जरी और एनाटॉमी का पार्ट है सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छी तरह से बताया। इनके टीकाकारों ने भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सुश्रुत संहिता में इसका इलाबोरेशन किया है। ऐसा नहीं कि बाकी के आचार्यों ने कुछ नहीं किया है, इसका मतलब ऐसा नहीं निकलता। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे सर्जरी और एनाटॉमी की बात होती है तो सुश्रुत संहिता को ज्यादा फॉलो करते हैं। मेडिसिन के रिगार्डिंग अगर कोई बात आती है तो हम लोग चरक आचार्य को हम लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर थोड़ा सा एक इसका जो इम्पोर्टेंस है सुश्रुत संहिता का, वो हमारे एनाटॉमी में ज्यादा आता है। इसीलिए जो भी हम लोग यहाँ पर रेफरेंस पढ़ेंगे ऑलमोस्ट हमारे सुश्रुत संहिता से लिए होंगे। वो मोस्टली तो आपके शारीर स्थान से आते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा जो रेफरेंस होता है कभी सूत्रस्थान से भी आया, कोई निदान स्थान से आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एक चीज, मोस्टली तो हमारा शारीर स्थान इसमें इन्वॉल्व है। जो भी हम लोग पेशी शारीर पढ़ेंगे, उसके बाद में आपका जो यहाँ पर हम लोग अभी स्नायु शारीर पढ़ रहे हैं, उसमें ज्यादातर आपके जो इम्पोर्टेंस है वो शारीर स्थान का आता है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर ये दिया है, स्नायु का वर्णन दिया है, स्नायु शरीरगत श्वेत सूत्रम है। मतलब अगर आप यहाँ पे मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो व्हाइट फाइबरस प्लेक्सस को हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका जो स्वरूप दिया गया है सूत्रमय, एक धागे के जैसे यहाँ पर इसका स्वरूप दिया है। ये उपधातु है। ठीक है, जो कि आपकी संधि और मांसपेशी के बंधन में काम आता है। तो इसका जो मेन फंक्शन क्या बताया है कि आपकी संधि मतलब आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स कैसे बनते हैं, आपके दो बोन से बनेंगे। ठीक है, 2 या 3 बोन से बनेंगे। उसके बाद में आपकी मांसपेशी या आपकी मसल्स, इन सबको जोड़े रखने का या फिर बंधन का काम जो होता है वो आपके स्नायु करते हैं। ठीक है।
दूसरी चीज क्या है, स्नायु का स्वरूप सूत्र में होता है, ये तो हमने देखा। जो संधि बंधन में सहायक होते हैं ये सुश्रुताचार्य ने बताया, लेकिन उसके साथ साथ एवं ये सीवन कार्य में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सीवन का मतलब क्या है, यहाँ पे जब भी हम लोग सूचरिंग की बात करते हैं तो सूचरिंग में भी कभी कभी इसका इंपॉर्टेंस दिया गया है, जो कि आपकी व्रण में यहाँ पर इसका रेफरेंस है। तो जो सुश्रुत संहिता का चैप्टर है व्रण, उसमें आपका यहाँ पर सीवन कर्म का यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया है, वो भी आपकी स्नायु से करते हैं ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये सूचर के कार्य या फिर आपके सीवन कार्य में भी काम आते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुताचार्य ने कहा। स्थान भेद के आकार अनुसार इन्हें हम लोग टेंडोन भी कह सकते हैं या फिर फाइब्रस टिश्यू भी इसको कह सकते हैं। लिगामेंट्स भी हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। एपोन्यूरोसिस का जो पार्ट होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर एज ए स्नायु कंसिडर कर सकते हैं। वल्युलर बैंड ऑफ द मसल्स, इसको भी हम लोग यहाँ पर स्नायु कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे रेफरेंस आता है आपके आयुर्वेद में कि जो भी कोई चीज या फिर जो भी अपने स्नायु के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर उसका जो फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग उसे हम लोग यहाँ पर नाम दे सकते हैं। कोई अगर कोई लिगामेंट का फंक्शन कर रहा है जो कि आपके बंधन का कार्य करता है, वो भी आपका स्नायु हो सकता है। कोई एपोन्यूरोसिस हो सकता है जहाँ पे आपका ये बंधन का काम हो रहा है। कोई टेंडन का भी काम हो सकता है जिसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पूरा रेफरेंस दिया है मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हर बार इसको कोरिलेट नहीं करते बैठना है। आपकी जो स्नायु है जैसे कि आयुर्वेद के अनुसार क्या है, ये आपकी संधि और मांसपेशी के बंधन का काम कर रहे हैं, इसलिए हमें समझने के लिए हम लोग इसको लिगामेंट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसके स्नायु की संख्या कितनी होती है। जैसे कि अगर हम लोग टोटल संख्या देखेंगे हमारे स्नायु की, वो होते हैं 900। ठीक है, तो 900 संख्या होती है। उसका जो विभाजन दिया है हमारे आयुर्वेद में वो एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग शाखा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो शाखाओं में हमारी 4 शाखाएं होती है आयुर्वेद के अनुसार, और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी 4 शाखा होती है हमारी, 4 लिम्स होती है। उसमें एक लिम्ब में या फिर एक शाखा में आपको मिलते हैं 150 स्नायु। ठीक है, इसका भी विभाजन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक शाखा में आपके आते हैं 150 स्नायु, और ये इंटू 4 यानी कि आपकी 4 शाखाओं में मिला के ये बनेंगे आपके 600। ठीक है, मध्य शरीर में यानी कि आपके ट्रंक वाले पार्ट में कितने आएंगे, 230 यानी कि 230 स्नायु की संख्या होती है। ठीक है, ग्रीवा यानी कि आपका ऊर्ध्व जत्रुगत जो भाग है, ग्रीवा के ऊपर यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में आपके टोटल 70 यानी कि 70 स्नायु होते हैं। ठीक है, तो शाखाओं में 600, आपकी मध्य शरीर में 230 और आपकी ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में 70 स्नायु होते हैं। तो कुल मिला के आपके 900 यानी 900 स्नायु आपकी पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना है कि कुल संख्या कितनी है, वो है आपकी 900। ठीक है, शाखाओं में कितने मिलेंगे, 600, मध्य शारीरिक में मिलेंगे आपको 230 एंड ग्रीवा के ऊपर यानी ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में आपको मिलेंगे 70 स्नायु। ठीक है, अब इसका विभाजन देख लेते हैं कि शाखाओं में आपके कौन सी जगह पे कितने स्नायु प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं जो हम लोग पैर की उंगली को बात करते हैं, तो पैर की उंगली ऑलमोस्ट आपकी 5 है, तो 5 उंगली में आपको 6 स्नायु हर उंगली में दिखेंगे। तो कुल मिला के आपके 30 स्नायु यहाँ पे पैर की उंगलियों में बनेंगे। पादतल, कुर्च और गुल्फ, इन तीनों पार्ट्स को मिला के आपके बनते हैं 30 स्नायु। ठीक है, जंघा प्रदेश में आपको मिलेंगे आपके 30 स्नायु, जानु प्रदेश में 10 मिलेंगे, उरु प्रदेश में आपको 40 और वंशन में आपको टोटल 10 स्नायु मिलने वाले हैं। तो ये एक स्नायु का, एक लिम्ब का या फिर आपकी एक बाजू का जो भी वर्णन आया है वो ऑलमोस्ट आपकी 150 स्नायु का है। ठीक है, तो 150 इंटू 4 लिम्स इज इक्वल टू 600 आपके कुल मिला के यहाँ पर स्नायु हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब डिवीजन आपको या फिर ये जो विभाजन है आपकी शाखाओं का, वो आपको फिर से रिवाइज करना है। जो पैर की उंगलियां हैं, आपकी हर उंगली में 6 स्नायु मिलेंगे, यानी कि आपकी 5 उंगली में आपको टोटल 30 स्नायु यहाँ पर मिलने वाले। पादतल, कुर्च और आपके गुल्फ संधि में आपको मिलते हैं टोटल 30 स्नायु। जंघा प्रदेश में 30 स्नायु, जानु प्रदेश में 10, उरु प्रदेश में आपके 40 आ जाते हैं, वंश में आपके 10 आ जाते हैं, और कुल मिला के ये बनते हैं आपके 150 और 150 इंटू 4 यानी कि आपके 600 शाखाओं में बनेंगे। दूसरा है मध्य शारीर का विभाजन। मध्य शारीर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि आपके 230 मध्य शारीर के पूरे स्नायु होते हैं, तो उसमें कटी भाग में आपको मिलते हैं 60 स्नायु,
पीठ में मिलते हैं यानी कि पृष्ठ भाग में आपको मिलते हैं आपके 80 या फिर 80, पार्श्व भाग में मिलते हैं आपके 60 और उरह भाग में मिलते हैं आपके 30 स्नायु। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये बनेगा आपके 230। तो शाखाओं में 600, मध्य शरीर में आपके हो गए 230। ठीक है, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कटी भाग में मिलेंगे आपको 60, पीठ में मिलेंगे आपके 80, पार्श्व मिलेंगे आपके 60, उरह भाग में मिलेंगे 30। तो कुल मिला के आपके स्नायु बनेंगे शाखा आपकी मध्य शरीर में 230। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसका ऊर्ध्व जत्रुगत यानी कि ग्रीवा के ऊपर का भाग। तो ग्रीवा के ऊपर अगर हम लोग पहले ग्रीवा को देखेंगे तो ग्रीवा में आपको मिलते हैं 36 स्नायु एंड शीर यानी कि आपके मस्तिष्क में मिलते हैं आपको 34 स्नायु और ये कुल मिला के बनते हैं आपके 70। ठीक है, तो 3 भागों का यहाँ पर हमने विभाजन देखा। पहले हमने यहाँ पर शाखाओं में देखा, तो शाखाओं में आपको कितने मिले हैं 600 स्नायु। उसके बाद में आपको मध्य शरीर में 230 मिले। ठीक है, 230 और आपके ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में आपको मिलते हैं 70 स्नायु यानी कि ये टोटल आपके कुल मिला के बनते हैं 900 स्नायु जो कि आपकी पूरे बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये संख्या शारीरिक थोड़ा आपको लर्न कर लेना है क्योंकि इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है या फिर आपको ये वाइवा में भी पूछ सकता है कि आपके स्नायुओं की संख्या कुल मिला के कितनी है, शाखाओं में कितनी है और आपकी मध्य शरीर और ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में कितनी है। ठीक है, आगे समझ लेते हैं इसके स्नायु के प्रकार और उनके स्थान को, यानी कि आपका जो भी स्नायु है वो कितने प्रकार का हो सकता है और इसके स्थान मतलब कौन से स्थान में कौन से प्रकार के स्नायु आपको देखने को मिलेंगे। आचार्य सुश्रुत ने उनके शारीर स्थान में कुछ श्लोक बताया है। उसमें से पहला श्लोक क्या है, स्नायु चतुर्विधा मतलब आपके 4 प्रकार के स्नायु होंगे। ठीक है, विद्यास्तातु सर्वानिरोध में प्रत्यानवत मतलब प्रत्यानवती एक स्नायु होगा, वृत्तश्च मतलब वृत्त एक स्नायु होगा, पृथु स्नायु होगा पृथुश्च और सुशिरास तथा। तो 4 प्रकार के स्नायु आपको मिलने वाले। स्नायु चतुर्विधा 4 प्रकार के स्नायु होते हैं। प्रत्यानवत होते हैं, वृत्त होते हैं यानी गोलाकार होंगे, पृथु होंगे यानी कि आपके थोड़े से फ्लैट आकार के होंगे और चौथे होंगे सुशिर जिसमें आपको यहाँ पर मल्टीपल होल्स मिलते हैं यानी कि आपका जो सुशिर स्नायु होता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा नेट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के स्नायु हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इनका स्थान भी दिया गया है। स्थान का श्लोक जो आया प्रत्यानवत शाखासु मतलब जो प्रत्यानवत स्नायु है वो आपको शाखाओं में और सर्वसंधिषु आप्यर्थ मतलब आपकी शाखा और संधियों में आपको मिलते हैं आपके प्रत्यानवत स्नायु। ठीक है, दूसरा क्या, वृत्तास्तु कंडरा सर्वा विज्ञया कुशल रे मतलब आपके जो वृत्त स्नायु है उसे हम लोग कंडरा कह सकते हैं और ये भी आपके पूरे शाखा और संधियों में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो प्रत्यानवत और आपके वृत्त स्नायु ये 2 प्रकार हो गए। ठीक है, तीसरा क्या है, आम पक्वाशय अंतेषु आमाशय पक्वाशय मतलब आपकी जो अभी इंटेस्टाइन का पार्ट है और आंतेषु। ठीक है, तो ये भी आपकी आंतों का यानी कि इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें। उसके साथ साथ वस्तव या फिर बस्तो जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो ये बस्ती का भी पार्ट आ जाता है और ये क्या है च सुशीरः खलु मतलब यहाँ पे आमाशय पक्वाशय आंत्र बस्ती और आपकी ये जो 4 पार्ट्स है उसमें आपको मिलते हैं आपके सुशीर स्नायु। ठीक है, पार्श्व उरोसी तथा पृष्ठे पृथुलाश्च शिरस्थ मतलब आपके पार्श्व भाग में, उरह भाग में, पृष्ठ भाग में और आपके शिर भाग में आपको क्या मिलते हैं पृथु स्नायु मिलते हैं। तो ये स्थानों के 2 श्लोक यहाँ पर सुश्रुताचार्य ने आपके शारीर स्थान में बताया। ठीक है, तो ये शारीर स्थान का 5वें अध्याय का ये श्लोक है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे स्नायु की संख्या स्नायु का प्रकार देखेंगे। पहला प्रत्यानवती, ठीक है, दूसरा है वृत्त स्नायु, तीसरा पृथुल स्नायु या फिर पृथु स्नायु और चौथा है आपके सुशिर स्नायु जो कि हमने श्लोक में पढ़े। अब इसके स्थान के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पर श्लोक में डिस्कस किया। प्रत्यानवत स्नायु कहाँ पे मिलते हैं, जिसे हम लोग लिगामेंट्स कह सकते हैं मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे वो मिलते हैं आपको शाखाओं में तथा संधियों में। दूसरी चीज क्या है, प्रत्यानवत मतलब यह समान लंबी के होते हैं। ठीक है, प्रतान के समान इसकी लंबी होती है।
वृत्त स्नायु को हम लोग टेंडन कंसिडर कर सकते हैं। ये गोल कंडराओं को हम लोग वृत्त स्नायु कहते हैं और ये भी आपको शाखा और संधियों में मिलते हैं। पृथुल स्नायु यानी कि आपके फ्लैटन और रिबन शेप्ड टेंडन और एपोन्यूरोसिस भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपको मिलेंगे आपके पार्श्व भाग में, उरह भाग में तथा पृष्ठ भाग में और आपके शिर में मिल सकते हैं। ठीक है। चौथे स्नायु देखे हमने सुषिर स्नायु, उसमें आपका अमाशय, पक्वाशय, बस्ती और ये आपकी जो 3 पार्ट्स है जो कि हमारे इंटेस्टाइन के पार्ट्स और आपके अमाशय, पक्वाशय और आपके बस्ती के पार्ट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। उसमें आपको सुषिर स्नायु यानी कि जिसमें आपको एक होलो स्ट्रक्चर मिल सकता है, वो आपके स्नायु आपके इंटेस्टाइनल पार्ट में और बस्ती के पार्ट में मिले। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के स्नायु और उनके स्थान है। अब स्नायु के कार्य के बारे में यहाँ पे क्या बताया है कि नौर यथा फलका स्तीर्णा न धनेर बहु अभिर्विता भार क्षमा भवे दत्सु नृयुक्ता सुसमाहिता एकमेव शरीरे अस्मिन् यावन्त संज्ञया स्मृता स्नायुर अभिर्भु वीर वृद्धास्तेन भार सहानरा। अब इसका जो यहाँ पे जो रेफरेंस आया वो सुश्रुत शारीर स्थान से ही है कि इसका जो स्नायु का कार्य है वो कैसा बताया है। इसमें हमें एक रेफरेंस के लिए या फिर एक एग्जाम्पल के लिए हमें एक नौका का एग्जाम्पल दिया। ठीक है। जैसे हम लोग पानी में जो नौका या फिर जहाज देखते हैं वो आपकी पूरी जो यहाँ पे फलक मतलब मल्टीपल जो लकड़ियां होती हैं उससे हम लोग यहाँ पे धनेर बहुर व्यूता, ठीक है, और नौरेता, नौर मतलब आपकी जो नाव होती है उसका यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। और इनको फलका स्तीर्ण मतलब जो भी विस्तीर्ण फलक लगा के इसे हम लोग यहाँ पर बांध देते हैं तो भार क्षमा भवे दब्सु मतलब ये बहुत सारा भार इसके ऊपर लेके आपको पानी से बहाव में ले सकती है। सेम उसी तरह जब भी हमारे स्नायु की बात आती है तो हमारे बॉडी में जितने जॉइंट्स होते हैं उनको अगर हम लोग एक जगह पे बांधेंगे तभी हमारा जो शरीर है या फिर तभी हम लोग जहाँ पर भार सहानरा जो वर्ड यूज किया है श्लोक में उसी से हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि जो भी हमारे स्नायु है वो आपके पूरे संधियों का बंधन करते हैं, उनको यहाँ पर जकड़े रखते हैं, तभी जाके आपका जो नर मतलब आपका जो मनुष्य है वो आपका पूरा जो भार है उसके ऊपर सहन करने की ताकत रखता है। ठीक है। तो ये नाव का या फिर नौका का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। जब भी यहाँ पे पूरी लकड़ियों को हम लोग यहाँ पर किसी फलक से या फिर हम लोग किसी धागों से जब बांधते हैं तो ये जो नाव है ऑलमोस्ट पूरे 2-3 लोगों का 10 लोगों का यहाँ पर भाव वो वहन करके ले सकती है। सेम उसी तरह हमारे स्नायु का कार्य होता है। ठीक है। तो स्नायु का महत्व भी दिया है यहाँ पे, क्योंकि जैसे स्नायु के महत्व में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी जो भी हमें जॉइंट्स है लिगामेंट से बंधे हुए होते हैं तभी जाके हम लोग कोई भार वहन कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम लोग यहाँ पे स्नायु का महत्व पढ़ते हैं न ह्यास्तीनी न वा पेशो न सिरा न च सन्नया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आपके अस्थि है, पेशी है, सिरा है और आपकी पूरी धमनियां भी होती है उसका भी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, उतना इम्पोर्टेंस हमारे लिगामेंट्स को दिया जाता है या फिर आपके स्नायु को दिया जाता है। व्यापादिता अस्तथा हन्योर्युथा स्नायु शरीर नाम मतलब आपकी पूरे शरीर में जितने भी स्नायु है उसका इम्पोर्टेंस आपके अस्थि, पेशी, सिरा इनसे भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये आपके पूरे शरीर को बांधे रखने का काम करते हैं, इसलिए आपकी स्नायु का इम्पोर्टेंस यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये हमारा स्नायु का यहाँ पर डिस्कशन हुआ। आगे के लेक्चर में हम लोग पेशी को डिस्कस करेंगे। जब भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है स्नायु के रिगार्डिंग तब आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि आपकी जो स्नायु की संख्या होती है वो आपके डिफरेंट पार्ट्स में आपकी कितनी है। ठीक है। स्नायु के जो प्रकार बताए हैं 4 उसको याद रखना है, उसके साथ साथ उसके स्थान को भी याद रखना है। ठीक है। तो कौन सा प्रकार का स्नायु कौन सी जगह पे प्रेजेंट है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और लास्ट में आपके स्नायु का जो महत्व बताया है, ठीक है, स्नायु का महत्व बताया है, ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। ठीक है। जब भी कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये 4 पॉइंट हमेशा मेंशन करना है, उसकी संख्या, उसके प्रकार, उसका स्थान और उसका महत्व क्या होता है हमारी बॉडी में। ठीक है। तो ये हमारा स्नायु का डिस्कशन हुआ। ठीक है।